हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों का बजा बिगुल। 30 अक्टूबर को होंगे मतदान। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए होंगे चुनाव। इस बार कोरोना संक्रमितों, बुजुर्गों, दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ने नालागढ़ अनाज मंडी का किया निरीक्षण। किसानों ने बलदेव भंडारी के समक्ष रखी अनाज मंडी की समस्याएं। नालागढ़ अनाज मंडी में जल्द शुरू होगी धान की फसल की खरीद। मंडी शहर के लकड़ी डिपो के कार्यालय में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कर्मचारियों ने अपने कड़ी जद्दोजहद से कुछ सामान को बचाया, लेकिन कार्यालय के 4 कमरे पूरी तरह से जलकर हुए राख। और विश्व हृदय दिवस पर मंडी में स्वास्थ्य दौड़ का आयोजन। स्वास्थ्य दौड़ में 70 वर्ष के परमानंद चौधरी ने लिया भाग। मुख्य अतिथि ने परमानंद को विशेष रूप से किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। मंडी लोकसभा सीट, फतेहपुर, जुब्बल, कोटखाई और अर्की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमितों और चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट डालने की व्यवस्था रहेगी। संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी इसे लेकर पूरा प्रबंध करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट, फतेहपुर, जुब्बल, कोटखाई और अर्की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मंडी लोकसभा सीट भाजपा सांसद के निधन के कारण खाली है। वहीं पूर्व मंत्री एवं फतेहपुर कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठानिया, पूर्व मंत्री एवं जुब्बल कोटखाई विधायक नरेंद्र बरागटा और पूर्व मुख्यमंत्री एवं अर्की विधायक वीरभद्र सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीटें खाली चल रही हैं। 69 साल में मंडी संसदीय क्षेत्र में दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। मंडी संसदीय क्षेत्र 6 जिलों मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और चंबा के 17 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। उपचुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपचुनावों को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि इस बार चुनाव कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किया जाएगा। कोविड पॉजिटिव, अपंग, बूढ़े, इन तीनों व्यक्ति विशेषों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतदान के लिए व्यक्ति विशेष मतदाता को पहले प्रशासन को जानकारी देनी होगी, जिसके बाद उनसे फॉर्म नंबर 12 भरवाया जाएगा। प्रशासन का कर्मचारी उनके घर जाकर पोस्टल बैलेट भरवाकर लाएगा। उपायुक्त ने बताया कि अगर कोविड और दिव्यांग मतदाता पोलिंग बूथ पर आकर वोट करना चाहता है तो उनके लिए चुनाव के बाद अलग से वोट देने का प्रावधान रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना काल में मतदान की प्रतिशतता बढ़े, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक सहूलियत मतदाताओं को दी है। अगर कोई पात्र मतदाता घर से वोट देना चाहता है तो उसकी भी सुविधा का प्रावधान किया गया है। मंडी जिला में 1123 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। इस बार जो है इलेक्शन कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रख के किया जाएगा, तो बहुत ही स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है ECI के माध्यम से हमें दी गई है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बार नए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। फॉर दैट मैटर, जैसे कि कोई अपंग व्यक्ति है, कोई आपका बूढ़ा है, ओल्ड पर्सनल है और आपका कोविड पॉजिटिव है, तो इन तीनों व्यक्ति विशेष टाइप के व्यक्ति विशेषों के लिए अब की बात पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स फॉर्म 12 दिए, फॉर्म 12 को लेकर जाएंगे घर में और उनसे भरवाएंगे। उन्हें पहले अप्लाई करना पड़ेगा कि हम घर से वोट देना चाहते हैं। अगर ये लोग वोट देना चाहें तो फॉर्म भराया जाएगा और हमारे लोग जाकर पोस्टल बैलेट उनसे भरवा के आएंगे। ठीक है जी। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देना चाहता है तो उसके लिए लास्ट आवर रिजर्व किया गया है और पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी यही रहेगा कि लास्ट आवर उनके लिए रिजर्व किया गया है कि नॉर्मल वोटिंग चल रही है, पर उन लोगों को अगर वो जाकर खुद देना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट आवर में प्रावधान रहेगा। बता दें कि उपचुनावों को लेकर गजट नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी होगा। इसके बाद नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन भरने का अंतिम दिन होगा। इसके बाद 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 16 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को काउंटिंग होगी। उपचुनाव की घोषणा के बाद
बाद प्रदेश कांग्रेस महासचिव और अर्की उपचुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में टिकट की पहली दावेदारी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार की है और उसके बाद वह टिकट के दावेदार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान अर्की से जिसे भी टिकट देता है पूरी निष्ठा के साथ पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और अर्की उपचुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार राजेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री और अर्की के दिवंगत विधायक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के 3 वर्ष 8 माह के कार्यकाल में अर्की क्षेत्र में विकास कार्यों पर 2 अरब 63 करोड़ 36 लाख 91 हजार रुपए खर्च किए गए हैं। इसकी बकायदा एक किताब छापी गई है जिसमें क्रमवार तरीके से हर योजना का ब्यौरा दिया गया है और इस किताब की 8000 प्रतियां पूरे विधानसभा क्षेत्र में बांटी जाएगी ताकि हर मतदाता को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के विकास कार्यों की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में टिकट की पहली दावेदारी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार की है और उसके बाद वह टिकट के दावेदार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान अर्की से जिसे भी टिकट देता है पूरी निष्ठा के साथ पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाया जाएगा और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अर्की से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत दर्ज करे। वहीं उन्होंने भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा अर्की क्षेत्र में अपने 10 कार्य भी नहीं गिना सकती जो कि पूरे किए गए हों। हिमाचल प्रदेश में जो अर्की विधानसभा क्षेत्र है ये हमारे स्वर्गीय जो 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी वहां से विधायक रहे हैं। उनके निधन के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिक्त हुई है अब जो सीट और प्रेजेंटली जो टिकट की दावेदारी की बात है सबसे जो वहां पर जो हक जिसको हम बोल सकते हैं वो उनके परिवार का है, चाहे वो रानी प्रतिभा सिंह जी हो चाहे टिक्का विक्रमादित्य सिंह जी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट उनके बाद जो दावेदारी मैं अपने प्रस्तुत करूंगा उसका कारण है कि वर्ष 2017 में जब राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहां से चुनाव लड़ा था उस वक्त उनके साथ जो पूरा चुनाव का जो प्रभार था वो मेरे पास था और बाद में जो 3 वर्ष 8 महीने तक जो भी डेवलपमेंट वर्क और जो भी अन्य उनके कार्य उनके माध्यम से हुए उनमें मैं परोक्ष रूप से उनके साथ रहा और हमने जो अपना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी है उसको बहुत बढ़िया तरीके से संगठित रखा है और किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी द्वारा दिए गए सुझाव को बिना कैबिनेट मंजूरी के ऊना प्रशासन द्वारा लागू करने पर प्रदेश के स्टोन क्रैशर यूनियन ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। स्टोन क्रैशर यूनियन ने सरकार द्वारा गैर कानूनी खनन वालों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और सभी स्टोन क्रैशर को बंद करने की भी चेतावनी दी है। हिमाचल एनजीटी के सुझाव को बिना कैबिनेट मंजूरी के प्रशासन द्वारा लागू करने पर हिमाचल की स्टोन क्रशर यूनियन भड़क गई है। यूनियन के सदस्य प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर की अगुवाई में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर से मिले। यूनियन ने दोनों मंत्रियों के समक्ष अपनी बात को रखा। स्टोन क्रशर यूनियन का आरोप है कि प्रदेश सरकार उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर की अगुवाई में गैर कानूनी खनन कर रहे लोगों को बढ़ावा दे रही है और कानूनी रूप से खनन करने वालों को परेशान करने का काम कर रही है। यूनियन ने प्रदेश भर में 50,000 से अधिक लोगों को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार दिए जाने के साथ खुद को डेवलपमेंट इंडस्ट्री बताया। यूनियन द्वारा प्रदेश सरकार पर उनसे सौतेला व्यवहार करने के भी आरोप लगाए। स्टोन क्रशर यूनियन ने बिना वजह जुर्माना लगाने और कुछ अमान्य लोगों द्वारा उन्हें बिना वजह ब्लैकमेल करने पर अपनी खुलकर आपत्ति व्यक्त की। यूनियन ने उनकी समस्याओं का निवारण नहीं होने पर पूरे प्रदेश में जल्द स्टोन क्रशर बंद करने की चेतावनी देते हुए सरकार को प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के बाहर से उनसे कम कीमत पर रॉ मटेरियल लाने की चुनौती दी है। हम आज हमारे यहाँ पे मंत्री जी आए, सुखराम चौधरी जी, उनसे मिले, वीरेंद्र कंवर जी से मिले। हमारा मैटर ये है कि एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया था गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट देखे इसको रूल को पास करना है या नहीं करना है अपने स्टेट के हिसाब से, और इसका उल्ट करते हुए हमारे ऊना के डीसी साहब और एसपी साहब ने उन रूलों को पास कर दिया है। जबकि कोई भी निर्णय कैबिनेट लेती है, माइनिंग संबंधी हो कोई भी हो, वो डिसीजन गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे लेना था, इन्होंने अपने ही लेवल पे ले लिया। अगर इनको लगता है भी हम गलत हैं, इनको लगता है भी हम गलत करें तो हमें बंद कर दिया जाए, हम खुद ही बंद कर देते हैं। हम ये काम नहीं करते हैं, ये पंजाब से, राजस्थान से, कहीं से भी मंगवा लें बजरी। पर सबसे बड़ी ये बात ये है कि सरकार का मतलब 3.5 पौने 4 साल होने वाले हैं, डेवलपमेंट एंड में चली हुई है और हम नहीं चाहते भी सरकार की किसी भी उस पर बदनामी हो। पर मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था और संबंधित विभागीय इंडस्ट्री मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया था, पर मेरे को लगता है इंडस्ट्री मिनिस्टर जी भूल ही गए हैं हमारे काम को। हाउसिंग
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेज 3 में सीवरेज का गंदा पानी खुली नाली में डालते हुए लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा टैंकर। वो आईपीएच विभाग का है। लोगों ने नगर परिषद के ईओ और आईपीएच विभाग के अधिशासी अभियंता से इसकी शिकायत की है। नगर परिषद ने विभाग को पत्र लिखने की बात भी कही। वहीं अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाउसिंग बोर्ड फेज 3 के 74 नंबर मकान के सामने नई सीवरेज लाइन जाम होने से जल शक्ति विभाग द्वारा अपने टैंकर को वहां पर लाइन खाली करने को भेजा गया, जिस पर ठेकेदार ने सीवरेज के गंदे पानी को साथ में बनी नाली में खाली कर दिया, जिससे पूरी कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। यहाँ के लोगों ने जब टैंकर के चालक से इस बारे में जानकारी ली तो उसका कहना है कि आईपीएच विभाग के एसडीओ द्वारा उसे यह कार्य करने को कहा गया है और यह लोगों की सहूलियत के लिए किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से यहाँ पर महामारी फैल सकती है। यह गंदा सीवरेज का पानी जाकर जल स्रोत और नदी नालों में जमा हो जाएगा, जिस कारण भूमिगत पानी भी दूषित हो जाएगा और लोग महामारी की चपेट में आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आईपीएच डिपार्टमेंट ने जो सीवरेज लाइनें बिछी हैं, जिनके चैम्बर जो हैं ब्लॉक हुए हैं, उसके लिए नगर निगम का कोई एक ट्रक है जिसमें पूरा मैकेनिज्म है कि जो चैम्बर हैं सीवरेज के, जहां चाहे बजरी है, चाहे सीवरेज का पानी रुका है या कुछ और ब्लॉकेज है, उसको क्लीन करने के लिए, उसको ब्लॉकेज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो है वो जो है सारा का सारा जो है उस ट्रक के द्वारा जो है वो कार्य कर रहे हैं उस ट्रक के द्वारा। लेकिन मीडिया से ही मुझे और नगर परिषद को ये पता लगा है कि जो सीवरेज उस ट्रक में उन चैम्बर से निकाल के भरा जा रहा है, उसको ओपन ड्रेन में छोड़ दिया गया है। तो हमने आईपीएच डिपार्टमेंट को जो है वो लेटर लिख दिया है कि जो भी सीवरेज उन सीवरेज चैम्बर से बाहर निकाल रहे हैं, ट्रक में है लिक्विड जो है, उसको जो है सीटीबी में वो लेके जाएं, वहाँ पे पेमेंट करके जो है उसका जो भी वो है निष्पादन जो है वहाँ पे किया जा सकता है। क्योंकि ये सेहत से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मसला है। हम सीवरेज को ओपन ड्रेन में नहीं फेंक सकते, नहीं वहाँ फेंक सकते हैं, क्योंकि इससे जो है बीमारियाँ फैलती हैं। और एनजीटी के भी ऑर्डर हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी जो आदेश हैं और जो नियम हैं, उनकी अनुपालना जो है सबको करनी होगी। थैंक यू। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 34 करोड़ की लागत से नगर परिषद बद्दी में सीवरेज लाइन बिछाई गई है, लेकिन अभी तक यह लाइन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही। जिस गति से आईपीएच विभाग इस कार्य को कर रहा है और अधिकारी सरेआम गंदगी फैला रहे हैं, तो आने वाले समय में लोगों के लिए यहाँ पर रहना दूभर हो जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।